हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है उसमें आज विस्तास का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिशानी दोषी, ठीक है, यानी कि धरती के अंत की यात्रा। और इसको किसने लिखा है? तिशानी दोषी ने, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में मुख्यतः अंटार्कटिका को फोकस किया गया है, ठीक है, क्योंकि वही हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है अंटार्कटिका, जो कि बहुत ही ठंडा है। किस प्रकार से जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और जो लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना और उससे जो क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है, उन्हीं बातों को लेकर पूरा चैप्टर है। और साथ ही साथ हमारी धरती पहले कैसे थी, सिर्फ दो ही बड़े महाद्वीप थे, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना। तो गोंडवाना का ही एक हिस्सा आज क्या है? अंटार्कटिका। तो उसी पर सारा चैप्टर फोकस है। सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा वीडियो क्वेश्चन आंसर का ही है। अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डू जियोलॉजिकल फेनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड? कि कैसे भौगोलिक घटनाएं मनुष्य के इतिहास या मानव जात के इतिहास के बारे में जानने में मदद करती है। तो देखिए जरा, जियोलॉजिकल फेनोमेनन हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, कि जो भौगोलिक घटनाएं हैं वो मनुष्य के इतिहास को जानने में मदद करती है। 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 650 मिलियन साल पहले, नो ह्यूमन रेस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, कोई मानव पृथ्वी पर नहीं रहता था। बिकॉज द एनवायरमेंट वाज नॉट फेवरेबल, क्योंकि उस टाइम पर जो वातावरण था वो मनुष्य के रहने लायक नहीं था। After the time when the dinosaurs were wiped out, the mammals started existing, and after the separation of landmass, the human race started flourishing on the earth. कि समय के साथ जब डायनासोर चले गए, समाप्त हो गए, उसके बाद स्तनधारी जीव धरती पर रहने लगे। और जैसे ही जो मैंने आपको दो महाद्वीप बताए थे, गोंडवाना और लॉरेशिया, जब वो जो लैंडमास है, जब वो और उनका विभाजन हुआ तो मनुष्य जाति धरती पर फलीभूत हुई, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कि व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, कि मनुष्य जाति के लिए क्या संकेत हैं, ठीक है। तो जैसे लेखिका वहाँ जाती है अंटार्कटिका, तो वहाँ जाकर के पता चलता है कि जो मनुष्य जाति है उसको आगे चलकर खतरा है। तो किस बात का खतरा है हम देखते हैं जरा। द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर इफ द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस गो ऑन इन द सेम मैनर, कि मनुष्यों का जो भविष्य है वो खतरे में जा सकता है अगर इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उत्सर्जित होती रही और जो दूसरी खतरनाक गैसें हैं, दीज गैसेस डिप्लेट द ओजोन लेयर, क्योंकि ये जो गैसें हैं ये क्या करती हैं? ओजोन लेयर जो हमारी है उसको ये डिप्लेट करती है, नष्ट करती है। एंड एलो द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन टू एंटर द अर्थ्स एनवायरनमेंट, और इसकी वजह से फिर जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो कि गलत खतरनाक किरणें हैं, वो धरती तक पहुंच जाती है, जो कि सूर्य से निकलती है। दिस कॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस, कि संसार की जो भौगोलिक जो इतिहास है वो कहाँ छुपा हुआ है? अंटार्कटिका में मौजूद है। यानी कि इस धरती पर क्या क्या इतने सालों में हुआ, करोड़ों सालों में, अगर आपको इसका पता लगाना है तो आपको कहाँ जाना होगा? अंटार्कटिका जाना होगा। तो ये आगे पूछा है प्रश्न में हमसे कि इस क्षेत्र की स्टडी आपके लिए कैसे उपयोगी है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है। तो देखिए जरा,
द स्टडी ऑफ दिस रीजन ऑफ अंटार्कटिका गिव्स अस इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। कि अगर आप अंटार्कटिका क्षेत्र की स्टडी करते हैं तो इससे आपको धरती की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो उसका भौगोलिक इतिहास है, उसको जानने में मदद मिलती है। इट गिव्स एन आइडिया हाउ द अर्थ वाज लाइक। इससे हमें पता चलता है कि धरती कैसी थी बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज। कि जब धरती पर देश और महाद्वीपों का निर्माण नहीं हुआ था तब धरती कैसी थी। इट शोज हाउ स्लाइड चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रीजन। अंटार्कटिका से आपको पता चलता है कि जरा सा जो मौसम में जब क्लाइमेट में बदलाव होता है तो उसका इस क्षेत्र पर कितना असर होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने वातावरण में कार्बन की मात्रा अधिक कर दी तो क्या परिणाम होगा, ये कहाँ पता चलेगा, अंटार्कटिका। इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन हाउ द क्लाइमेटिक conditions of the earth were not favorable for life before and how slowly rising temperature made earth a place to sustain life। अंटार्कटिका से इस बात का भी पता चलता है कि कैसे धरती की जो पहले जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो जीवन के लायक नहीं थी और बाद में धीरे धीरे जब तापमान बढ़ा तो धरती पर जीवन संभव हो पाया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या है, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, जियोफ ग्रीन। देखो जियोफ ग्रीन कौन, एक कैनेडियन व्यक्ति है जो कि 52 स्टूडेंट्स को लेकर के कहाँ पर गए हैं, अंटार्कटिका गए हैं और उस प्रोग्राम का नाम ही है स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे ये पूछा है कि जो जियोफ ग्रीन हाई स्कूल स्टूडेंट को लेकर जो वहाँ पर गए हैं, क्या कारण है इसके पीछे कि वो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर क्यों गए अंटार्कटिका को दिखाने के लिए, वो किसी सेलिब्रिटी या किसी और बड़े व्यक्ति को लेकर के क्यों नहीं गए। तो देखिए जरा, जियोफ ग्रीन स्टार्टेड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स बिकॉज ही वांटेड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू आवर प्लेनेट। कि जियोफ ग्रीन ने जो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टूडेंट्स ऑन आइस हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो उन्हें एक अवसर देना चाहते थे कि भाई वो हमारे इस प्लेनेट को समझे। कौन समझे, विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी ही बाद में देश का भविष्य होते हैं। वो कोई उनमें से पॉलिटिशियन बनेगा, कोई बड़ी सेलिब्रिटी बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। तो सारे स्टूडेंट जब भविष्य में बड़े हो जाएंगे तो वो जो पॉलिसी बनाएंगे तो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख करके बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स बीइंग द फ्यूचर जनरेशन नीड टू टेक ए क्लोजर लुक एट द डिप्लेटिंग एनवायरमेंटल सिचुएशन। स्टूडेंट्स जो कि भविष्य की पीढ़ी है, भविष्य के नायक हैं, इसलिए उनको ज़रूरत है कि वो एक बार खुद से जा कर के देखें कि कैसी वातावरण कंडीशन अभी चल रही है, किस प्रकार से वातावरण रहने लायक नहीं रह रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of the statement in the context of the Antarctica environment? कि छोटी चीज़ों का ध्यान रख लो तो बड़ी चीज़ें अपने आप संभल जाती है। इस कथन का इस चैप्टर से क्या संबंध है, अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट से क्या संबंध है। तो देखिए अंटार्कटिका में एक पौधा होता है, बड़ा ही छोटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, उसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन की वजह से जितने भी अंटार्कटिका के जीव हैं वो जीवित हैं, जैसे कि बड़ी व्हेल मछली हो गई, पूरी मैरीन लाइफ, जितने भी समुद्री जीव है सब उस पर निर्भर है, उस पौधे पर। तो वो जो पौधा है, अगर पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ओजोन लेयर नष्ट होती है, तो वो पौधा समाप्त हो जाएगा। अगर वो पौधा समाप्त हो गया तो सारे जो जानवर हैं, जो भी अंटार्कटिका के जो जीव हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे।
तो पौधा छोटा है लेकिन उसकी केयर अगर हमने कर ली तो बड़े से बड़े जो जीव वहाँ पर रहते हैं उनको बचाया जा सकता है। तो प्रश्न हमसे यही पूछा है कि छोटी वस्तु का ध्यान रख लो, बड़ी वस्तु अपने आप ठीक हो जाएगी। तो देखिए जरा, द स्टेटमेंट होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट, कि इस कथन का अंटार्कटिक के वातावरण से बहुत संबंध है, बड़ा महत्व है इस कथन का। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, द फाइटोप्लैंक्टन्स इन द रीजन सर्व एज फूड फॉर मैरीन बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स नाम के जो पौधे हैं वो इस क्षेत्र में भोजन का काम करते हैं, सारे जो जलीय जीव हैं, पक्षी हैं, उनके लिए। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर अफेक्ट्स द फाइटोप्लैंक्टन्स एंड द कार्बन साइकिल, कि जो ओजोन लेयर अगर डिप्लेट होती है, नष्ट होती है, तो उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन प्रभावित होंगे और पूरी कार्बन साइकिल बिगड़ जाएगी। दिस कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैरीन लाइफ, और इसकी वजह से जो जितने भी जलीय जीव हैं उनका जीवन प्रभावित होगा, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। सो इफ द प्रोसेस कैरिड ऑन बाय दीज स्मॉल ग्रासेस इज टेकन केयर ऑफ, द प्रोसेस ऑफ द बिगर एनिमल्स एंड द बर्ड्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। इसलिए अगर हमने इन छोटे से जो घास हैं, अगर इनकी प्रोसेस की हमने देखभाल कर ली तो बड़े जीवों की कोई चिंता फिर नहीं रहेगी। ठीक है, देखिए छठा क्वेश्चन है, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, कि धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को जानने के लिए अंटार्कटिका ही वह स्थान क्यों है, यानी कि और कहीं क्यों नहीं जा सकते आप। तो देखिए जरा, अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, क्या अंटार्कटिका ही हमें ये बात बताता है कि कैसे पृथ्वी कई साल, लाखों साल पहले रही होगी, एंड हाउ इट गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस अर्थ मासेस, और कैसे ये धरती धीरे धीरे छोटे भूखंडों में बढ़ गई। द मेल्टिंग एंड कोलाइडिंग आइस मासेस आल्सो गिव अस एन इंसाइट इनटू हाउ आवर फ्यूचर इज गोइंग टू बी, और जो बर्फ वहाँ लगातार पिघल रही है, मेल्ट हो रही है, कोलाइड कर रही है, उससे हमें भविष्य की सूचना मिलती है कि हमारा भविष्य जा किधर रहा है। इफ वी कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, और लगातार अगर हम ऐसे ही प्रकृति में हस्तक्षेप करते रहे, मोर ओवर अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट्स आइस 500 मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, और तो और अंटार्कटिका में जो लाखों वर्ष पूर्व के जो कार्बन है वो भी ऐसे के ऐसे ही वो जो शीट है बर्फ की उसमें मौजूद है। विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, और जो हमारे लिए मददगार हैं ताकि हम धरती का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समझ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What emotions did the author experience when she reached Antarctica at last? देखिए, प्रश्न में पूछा है कि जब लेखिका अंटार्कटिका आखिरकार जब पहुंच गई तो उसने किस प्रकार के इमोशन को अनुभव किया, यानी कि कैसा अनुभव था उसका जब जैसे वो पहुंची अंटार्कटिका। तो देखिए जरा, द राइटर्स फर्स्ट इमोशन ऑन रीचिंग अंटार्कटिका वाज डेट ऑफ रिलीफ, कि जैसे ही लेखिका अंटार्कटिका पहुंचती है उसने राहत की सांस ली, क्योंकि 100 घंटे का सफर। सी फेल्ट रिलीव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट आफ्टर ओवर 100 आवर्स, क्योंकि 100 घंटे की यात्रा के बाद वो अंटार्कटिका पर पहुंची थी, उसने कदम रखा था तो उसने राहत की सांस ली। Then she experienced a sense of amazement on seeing its vastness and immense white landscape which dazzled her eyes. उसके बाद जैसे ही उसने उस विस्तृत सफ़ेद चादर को अंटार्कटिका में देखा, सब दूर बर्फ ही बर्फ है, सफ़ेद चादर है,
तो उस दृश्य को देख करके उसकी आंखें चकरा गई। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब गोंडवाना, कि आप गोंडवाना को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। गोंडवाना आपको मैंने बताया जैसे कि पहले धरती पर दो ही बड़े महाद्वीप थे, गोंडवाना और लोरेशिया। ठीक है, हमारा जो इंडिया और अंटार्कटिका जो है दोनों ही एक ज़माने में गोंडवाना जो सुपर कंटिनेंट है उसका ही हिस्सा हुआ करते थे। तो ठीक है, ज़रा इसको हम समझते हैं कि 650 मिलियन ईयर्स एगो देयर एग्जिस्टेड ए जियांट अमलगमेटेड सुपर कंटिनेंट, कि 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही विशाल एकीकृत महाद्वीप था, सुपर कंटिनेंट था। इट वाज कॉल्ड गोंडवाना, जिसको गोंडवाना कहा जाता था। ह्यूमन बीइंग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और उस समय मानव धरती पर नहीं आए थे। ठीक है, या तो आप ये लिख दें या फिर इसके अथवा में भी एक आंसर जो मैंने बनाया उसको भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए जरा, गोंडवाना वाज ए जियांट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कंटिनेंट सेंटर्ड अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, कि गोंडवाना एक बहुत ही विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप था और आज के हिसाब से उसका सेंटर कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। ठीक है, ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस जमाने में उस टाइम पर ह्यूमन्स नहीं आए थे। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, जलवायु उस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। देयर वाज ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वनस्पतियाँ और जीव थे। गोंडवाना थ्रिव्ड फॉर 5 मिलियन ईयर्स, और गोंडवाना कितने सालों तक बना रहा, 500 लाख साल तक वो बना रहा। यानी कि 500 मिलियन तक तो गोंडवाना था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गोंडवाना जो है वो कुछ हिस्सों में टूट गया। उसमें से अंटार्कटिका भी एक हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, सारे देश। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट थिंग दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स एंड वुड बी माइंड बॉगलिंग, कि वो क्या चीज़ है जो लाखों वर्ष में हो सकती है और जिससे आपका दिमाग चकरा सकता है। तो देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल आया है। एग्जाम्पल क्या है कि पहले हमारा जो इंडिया था वो अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहाँ से टूट करके वो भाग धीरे धीरे एशिया तरफ आकर के जुड़ गया और उसकी वजह से हिमालय बन गया, जैसा कि आज आप सभी देखते हैं। तो देखिए ज़रा, द आथर सेज डेट इन ए मिलियन ईयर्स इंडिया में पुश नॉर्थवर्ड्स, लेखिका हमें बताती है कि लाखों साल में इंडिया धीरे धीरे उत्तर की तरफ पुश हो रहा है, जेमिंग अगेंस्ट एशिया, और लगातार जेम मतलब जाम कर रहा है वो एशिया तरफ, क्योंकि ऊपर चाइना है और लगातार इंडिया टकरा करके जो आज आप देख रहे हैं हिमालय, वो इसी की देन है, क्योंकि इंडिया अफ्रीका से सीधा वहाँ से कट करके ऊपर यहाँ चाइना के नीचे आकर के लगा है। इट विल बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयास, और वो जो चट्टानें जो टकराई हैं और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। व्हेन वी थिंक अबाउट हिम, जब इसके बारे में हम सोचते हैं कि भाई ऐसा हुआ, डेट वुड बी माइंड बॉगलिंग, ठीक है, ये आपको दिमाग को चकरा सकता है। देखिए आपको बॉगलिंग वाली स्पेलिंग ये लिखनी है, ये मिस्टेक हो गई है, तो आपको ये वाली कंसिडर करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट रेस्पेक्ट तिशानी दोशीज इनकाउंटर विथ अंटार्कटिका इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, कि किस प्रकार से तिशानी दोषी जो कि हमारी लेखिका है जब अंटार्कटिका गई तो उसके लिए ये जो अंटार्कटिका जाना जो था वो एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब एक कपा देने वाला, क्योंकि तिशानी दोषी कहाँ से आती है, मद्रास से आती है, चेन्नई से आती है, जो कि एक गर्म क्षेत्र है, लेकिन वो कहाँ गई है, अंटार्कटिका, जो बहुत ठंडा है। तो देखिए जरा हमारा उत्तर, द आथर रिमेन्ड देयर फॉर 2 वीक्स, लेखिका वहाँ 2 हफ्ते रुकी है, कहाँ पर, अंटार्कटिका। फॉर ए सन वर्शिपर साउथ इंडियन, और एक ऐसे दक्षिण भारतीय के लिए जो सन की पूजा करता है, बीइंग फेस टू फेस विथ 90% ऑफ अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम वाज ए माइंड बॉगलिंग एंड चिलिंग प्रोस्पेक्ट।
और जब ऐसा व्यक्ति जो जिसको रोज सूर्य देखने की आदत है, जब वो ऐसे स्थान पर जाता है जहां पर धरती का 90% बर्फ जमा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको वो कपा देगा और उसके लिए उसका दिमाग भी चकरा जाएगा। और साथ में इट वाज आल्सो ए चिलिंग एक्सपीरियंस फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस एंड फॉर इमेजिनेशन। और हमारे शरीर की जो गतिविधि है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में कभी रहे नहीं। अगर अचानक से अगर ऐसे ठंडे क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी जो सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक जो फंक्शन है वो भी हमारे थोड़े से गड़बड़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब 11वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द विजुअल एक्सपीरियंस इन अंटार्कटिका, यानी कि जो अंटार्कटिका का जो दृश्य अनुभव है वो कैसा है। तो अंटार्कटिका में छोटे जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं, व्हेल मछली जैसे जो अंदर पानी में रहते हैं, छोटे आइसबर्ग हैं और किसी देश के बराबर भी आइसबर्ग हैं। तो देखिए जरा, इन अंटार्कटिका द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी midgets and mites to blue whales and icebergs as big as countries। कि अंटार्कटिका में जो दृश्य की जो रेंज है वो माइक्रोस्कोपी मतलब बहुत छोटे जीव से लेकर के माइटी मिजेट्स यानी कि जो छोटे बौने शक्तिशाली या फिर ब्लू व्हेल जैसे भी जीव वहाँ पर हैं, और साथ ही साथ जो आइसबर्ग है, जो बर्फ़ की जो चट्टानें हैं, वो किसी देश के समान भी बड़ी वहाँ पर मौजूद है, बेल्जियम के आकार जितनी। आगे देखते हैं, हाउ हैज़ अंटार्कटिका सस्टेन्ड इटसेल्फ एंड मैनेज्ड टू रिमेन प्रिस्टाइन। कि अंटार्कटिका ने अपने आप को आज भी अनयूज्ड कैसे बना के रखा है। प्रिस्टाइन मतलब प्राचीन, जिसका अभी तक भी उपयोग नहीं हुआ, यानी कि मनुष्य सभी जगह रहने लग गया है। पर्वत पे रह रहा है, पठार पे रह रहा है, मैदान पे रह रहा है, हर जगह जंगल में भी रह रहा है, लेकिन अंटार्कटिका में अभी भी लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं वहाँ पर। तो हमसे यही पूछा है कि अंटार्कटिका ने अपने आप को अभी तक बचा के कैसे रख लिया। तो उसका मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ही तूफानी मौसम है वहाँ का, यानी कि वहाँ बर्फीले तूफान चलते हैं, बहुत सूखा है, बर्फ़ जमी हुई है। तो देखिए जरा, अंटार्कटिका ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग द कोल्डेस्ट विंडीएस्ट एंड ड्राइस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कि अंटार्कटिका संसार का सबसे ठंडा, तूफानी और शुष्क महाद्वीप है। हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए यहाँ पर कोई भी मानवीय सभ्यता भी यहाँ आकर नहीं रहने लगी है। एंड हैज़ दस मैनेज टू रिमेन प्रिस्टाइन, और इसी वजह से इसने अपने आप को अभी तक बचाए रखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हाउ इज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, व्हाट आर द इमीडिएट फियर्स ड्यू टू इट। कि वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रहा है और इसके वजह से जो तात्कालिक जो भय है वो क्या है। तो देखिए जरा, ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इट हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है क्योंकि लगातार हम जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं, और इससे पूरे संसार के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन गया। ब्लैंकेट मतलब पूरा आपने एक कंबल बना दिया है पूरे संसार के ऊपर, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस हैज़ गिवन बर्थ टू क्वेश्चंस लाइक, और इससे एक प्रश्न भी जन्म लेता है कि भाई क्या वो जो पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पूरी तरह पिघल जाएगी क्या। वो अगर पूरी पिघल गई तो जितने भी बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं वो सब डूब जाएंगे। विल द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या पूरी पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ की जो शीट है वो पूरी तरह पिघल जाएगी, ये हमारा भय है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाउ इज अंटार्कटिका ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यानी कि जब भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिबेट होती है, बहस होती है पूरे देशों में, तो उसमें अंटार्कटिका ही सबसे नाजुक एलिमेंट क्यों है, कैसे हो गया वो सबसे नाजुक एलिमेंट। तो देखिए जरा, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड
विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड दस रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन, क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र है पूरे संसार में जो अभी भी मानव रहित है और अभी भी इसने अपने आप को बचाए रखा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पर भी ज़्यादा अगर छेड़खानी हुई तो फिर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, या फिर विश्व में कहीं पर भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अगर उत्पादन हो रहा है तो उसका असर कहाँ दिखता है? अंटार्कटिका पर दिखता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो स्टूडेंट्स ऑन आइस वाला जो प्रोग्राम है ये सफल दिखता है। तो देखिए क्यों सफल दिखता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में किसको लाया गया है? बच्चों को। बच्चे एक दिन किसी भी देश का भविष्य बनेंगे। तो देखिए जरा, द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज ए सक्सेस बिकॉज इट ऑफर्ड ए लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एट एन एज व्हेन दे कुड एब्जॉर्ब लर्न एंड एक्ट, कि ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस ये सफल था क्योंकि ये बच्चों को, जो कि फ्यूचर जनरेशन है, उनको एक लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर, मतलब कि उनके सामने किस प्रकार से अंटार्कटिका के साथ गलत हो रहा है, पूरी धरती के साथ गलत हो रहा है, वो देख पाए, क्योंकि वो ही बाद में जो देखेंगे उसी से ही सीखेंगे और उसी से ही वो एक्ट करेंगे। ठीक है, ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और फिर उसके हिसाब से बाद में वो क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेट ब्यूटी ऑफ बैलेंस डेट ए ट्रिप टू अंटार्कटिका अनफोल्डेड टू द ऑथर, कि वो क्या सुंदरता का संतुलन है जो ये यात्रा लेखिका ने अंटार्कटिका तक की है। तो प्रश्न में वास्तव में हमसे ये पूछा है कि जैसे धरती कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर बड़े बड़े महासागर हैं, तो इन सभी को क्रॉस करते हुए लेखिका कहाँ पहुँची है? अंटार्कटिका पहुँची है। तो यही प्रश्न में पूछा है कि कैसे अलग अलग सुंदरता धरती पर एक संतुलन के रूप में मौजूद है। तो देखिए जरा, द ऑथर वाज वंडर स्ट्रक बाय द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, की लेखिका हमारे प्लेनेट धरती पर ये जो सुंदरता का जो बैलेंस है उसको देख करके चकित हो गई। ट्रेवलिंग अक्रॉस 9 टाइम जोन्स, यानी कि वो 9 टाइम जोन को यात्रा करते हुए 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि 3 महासागरों को क्रॉस करते हुए, एंड एज मैनी इकोस्फीयर, और कई ऐसे इकोस्फीयर जैवमंडल को क्रॉस करते हुए, वाज एन एक्सपीरियंस डेट अनफोल्डेड ए वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड फ्लोरा एंड फना। तो एक बहुत ही अद्भुत ये अनुभव था कि उसमें अलग अलग जलवायु को क्रॉस करते लेखिका आई है, अलग अलग जो जियोग्राफिकल जो गुण होते हैं उनको क्रॉस करते हुए आई है, अलग अलग जो फ्लोरा फना यानी कि अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति है, जीव जंतु है, उनको क्रॉस करते हुए कहाँ पर पहुंची है? अंटार्कटिका पहुंची है। तो ये एक प्रकार से धरती की सुंदरता हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाए हैं, सारे लगभग मैंने क्वेश्चन से ले लिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।